ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर AHDP जेनेटिक्स के अंदर आज अपने नेक्स्ट चैप्टर है लिंग निर्धारण। क्या? लिंग निर्धारण। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनेशन। तो देखो बच्चों, अपने बात करते हैं कि लिंग निर्धारण, ये तो चैप्टर है लिंग निर्धारण, लेकिन उससे पहले अपने बेसिक बात करते हैं कि जीवन की अगर निरंतरता रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जरूरी है। अगर जीवन की निरंतरता बनाए रखनी है तो क्या जरूरी है? प्रजनन। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। आपको दोनों ही शब्द याद रखने हैं, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला। ठीक है, हार्ड शब्द होते हैं, कई बच्चों को समझ में नहीं आते। क्लास के अंदर एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज है, कोई थोड़ा सा लो है, तो सभी को ध्यान में रखकर पढ़ाना होता है। तो आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है समझ कर पढ़ो, अभ्यास करो, वो अपने आप रनिंग में आ जाएगी। तो जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो जब प्रजनन करेंगे तो उसके लिए भी आगे किस चीज़ की आवश्यकता है? नर या मादा। किसकी? नर या मादा, यानी कि मेल और फीमेल की। तो ये चैप्टर का नाम है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमाइनेशन, यानी कि सेक्स का निर्धारण करना। सेक्स का निर्धारण करने का मतलब है लिंग का निर्धारण करना भी, ये नर है या मादा है। आज इस चैप्टर के में ये डिटेल पढ़ेंगे। तो जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। इसके लिए अपने को पता है किस चीज़ की आवश्यकता होगी? प्रजनन, नर व मादा। अब देखो प्रजनन की परिभाषा क्या बनती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर व मादा में मध्य क्रॉस करवाया जाता है, जिसके लिए संतान उत्पत्ति के लिए, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन। अब एक नई चीज़ सामने आ गई, पर्सन आ जाए। प्रजनन या रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रजनन, रिप्रोडक्शन, यानी कि जब नर व मादा का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, किस उद्देश्य के लिए? संतान उत्पत्ति के लिए। तो वो क्या होता है? अपने प्रजनन कहलाता है। तो अब बात करते हैं प्रजनन के लिए क्या जरूरत है? नर व मादा की। अब अपने इसमें आगे निर्धारण कैसे करते हैं, ये पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि संबंधित प्राणी, पादप या कीट ये नर है या मादा है। लिंग निर्धारण का जो मतलब यही है, भी पता लगाना भी ये नर है या मादा है। देखो, आपको मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, आप अपना चैप्टर पढ़ते हो, बुक में पढ़ते हो, पढ़ो सारा, लेकिन उसमें जो मेन बातें हैं उसकी तो गांठ बांध लो, वो ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ता है एक बार दो बार, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। अधिकांशतः प्राणी में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन का मतलब क्या आ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन। यहाँ अलैंगिक जनन आएगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का क्या मतलब होता है? लैंगिक जनन का मतलब है भी जब नर और मादा का क्रॉस करवाया जाता है, वो तो है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है भी जिनके मध्य नर और मादा के मध्य क्रॉस नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है। अधिकांश प्राणियों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया नर व मादा प्राणियों द्वारा संपन्न की जाती है। लैंगिक जनन होगा तो नर व मादा प्राणियों का होना आवश्यक है और उनमें क्रॉस करवाना भी आवश्यक है। अब देखते हैं, अपने बात करते हैं किताबी भाषा की, जो ये भाषा कहती है कि लिंग निर्धारण क्या है। अपनी भाषा में तो ये है भी किसी भी प्राणी, जीव जंतु का पता करना भी ये नर है या मादा है, ये लिंग निर्धारण है। लेकिन अब अपने बात करते हैं किताबी भाषा की, तो ये आप अंडरलाइन करना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्राणी का नर या मादा में विकसित होना निर्धारित होता है। क्या होता है? दोबारा समझो। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्राणी का, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्राणी का नर या मादा में विकसित होना निर्धारित हो, वो प्रक्रिया क्या होती है? लिंग निर्धारण होती है। अब देखो क्या कि ऐसी कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा नर या मादा का विकसित होना निर्धारित हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई नर है, तो उसके अंदर जब वो नर होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ विकसित होगी जिससे वो नर का रूप लेगा। या कोई मादा है तो वो मादा जब फीमेल, जब ये लिंग निर्धारण होगा तो उसमें भी कोई ना कोई चीज़ का निर्धारण होगा या विकसित होगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या बन जाएगी? प्रश्न पूछ लिया जाए लिंग निर्धारण, तो आपको किताबी भाषा ये है, बेसिक ये है भी किसी भी नर
सॉरी किसी भी प्राणी का ये पता लगाना भी नर है मादा है, ये तो लिंग निर्धारण है। लेकिन अब किताबी भाषा की बात करते हैं तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्राणी का नर या मादा में विकसित होना निर्धारित हो। विकसित होने का मतलब ये है कि पता चल जाए कि ये इसका डेवलप होगा किसमें, नर में, और इसका होगा मादा में। तो ये है लिंग निर्धारण की डेफिनेशन। तो लिंग निर्धारण की ये डेफिनेशन होगी, इसमें विभिन्न पद्धतियाँ व तरीके अपनाए जाते हैं। बहुत तरीके जिससे पता लगाया जा सकता है ये नर है या मादा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी प्राणी का लिंग निर्धारण कई स्तरों व विकास की कई अवस्थाओं पर विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। प्राणी का जो लिंग निर्धारण है वो अलग अलग स्तर, अलग अलग अवस्थाओं के अंदर किया जा सकता है। प्राथमिक लिंग निर्धारण, प्राइमरी सेक्स डिटरमाइनेशन। ठीक है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत तरीके ऐसे हैं जिससे पता लगाया जा सकता है। तो अब अपने बात करते हैं प्राथमिक सेक्स डिटरमाइनेशन, यानी केवल इस तथ्य से संबंधित कि प्राणी में, अब देखो प्राथमिक जो लिंग निर्धारण जो कारक है वो कौन से हैं। नर के अंदर तो है वर्सन टेस्टिस, क्या है वर्सन टेस्टिस, और मादा के अंदर है वो अंडाशय, से इंग्लिश में क्या कहते हैं ओवरी, क्या कहते हैं ओवरी। अब इसको समझो, प्राथमिक जो लिंग डिटरमाइनेशन है यानी जो प्राथमिक लिंग निर्धारण है वो नर में तो क्या है वर्सन या टेस्टिस। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करते हैं पशुओं के अंदर, पशुओं के अंदर जब मान लो कोई प्रसव हुआ है किसी मादा जानवर का, तो अपने पता लगाते हैं, ग्रोथ करते हैं कि बच्ची है या बच्चा है अपनी भाषा में। तो अगर टेस्टिस है, क्योंकि टेस्टिस एक ऐसा पार्ट है जो शरीर के बाहर रहता है, तो उससे अपने देखा और अपने पता लगा लिया कि ये तो नर जानवर है। अगर टेस्टिस नहीं होगा तो अपने कॉमन सेंस लगाएंगे, भी टेस्टिस नहीं है तो इसका मतलब इसमें क्या है ओवरी यानी अंडाशय है, तो ये क्या है मादा जानवर है। तो ये जो निर्धारण है ये क्या है प्राथमिक लिंग निर्धारक है। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय लिंग निर्धारण यानी कि सेकेंडरी सेक्स डिटरमाइनेशन में लिंग का निर्धारण प्राणी में द्वितीय लिंगी लक्षणों के विकास के अनुसार किया जाता है। प्राथमिक तो अपने देख लिया बाहरी लक्षणों के साथ, अब अपने द्वितीय की बात करते हैं, बहुत सारे हैं। तो द्वितीय के अंदर क्या है, मनुष्य में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, पशुओं में सींगों का अधिक विकास, घोड़े में गर्दन के बाल अधिक, मुर्गे में कलंगी का आना। अब मान लो कोई मुर्गे जानवर है वो प्रसव हुआ और अगर कलंगी विकसित हुई तो अपने दिमाग काम करेगा कि ये क्या है, ये तो मादा नर जानवर है। उसी तरह से घोड़े में बालों का आना, मनुष्य में दाढ़ी मूंछ का आना। ठीक है, ये द्वितीय सेकेंडरी सेक्स डिटरमाइनेशन निर्धारण यानी कि सेकेंडरी लिंग निर्धारक तत्व है या कारक है। अब अपने बात करते हैं भी कुछ जानवर ऐसे हैं या कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें नर व मादा दोनों यानी कि लिंग पाए जाते हैं या उसमें वो कारक पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। वह प्राणी जिसमें नर व मादा दोनों के जन्नांग पाए जाते हैं उसको हेर्माफ्रोडिटे कहते हैं। क्या कहते हैं, हेर्माफ्रोडिटे। किसको कहेंगे, जिसमें नर व मादा दोनों के जन्नांग पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हेर्माफ्रोडिटे। इंग्लिश में शब्द क्या है, हेर्माफ्रोडिटे। तो आप इसको एक दो बार रिवाइज करोगे, हार्ड शब्द है, याद हो जाएगा, हेर्माफ्रोडिटे। हेर्माफ्रोडिटे किसे कहते हैं, जिस प्राणी में नर व मादा दोनों जन्नांग पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हेर्माफ्रोडिटे कहते हैं। यह एक सेरूप प्राणियों में इनवर्टिबिलिटीज कुछ मछलियाँ व पादप प्रजाति में अधिक पाई जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर मान लो ये डेफिनेशन पूछ ले हेर्माफ्रोडिटे किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिस प्राणी में नर व मादा दोनों जन्नांग पाए जाते हैं उसे हेर्माफ्रोडिटे कहते हैं। आगे, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण वातावरणीय कारकों पर भी निर्भर करते हैं। देखो बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनका जो लिंग निर्धारण है या जो लैंगिक जन है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो कुछ जानवर है जिन पर किस पे डिपेंड करता है, वातावरण पे। तो अमेरिकी घड़ियाल है तो उसका वातावरण क्या करेगा कि वो अंडे है, अंडे के ऊपर जब सेने के लिए बैठता है तो उस तापमान पे निर्भर करता है भी अगर अधिक तापमान है या कम तापमान है तो वो तापमान कम ज़्यादा निर्धारित करता है भी जो आगे संतान है वो नर होगी या मादा होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ वातावरणीय कारक है वो भी लिंग निर्धारण में सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बात करते हैं अपने हाइमेनोप्टेरा गण। ये देखो ऑर्डर है, जो अलग अलग जानवर है वो अलग अलग गण ऑर्डर से आते हैं। तो एक गण है हाइमेनोप्टेरा गण के सदस्य चींटियाँ, मधुमक्खियाँ व ततैया। तो ये आपको एक अलग से याद करने की जरूरत नहीं है गण ऑर्डर, लेकिन जब बुक में दे दिया अपने चैप्टर में है तो आपको याद कर लेना चाहिए ये हाइमेनोप्टेरा गण
के अंदर क्या क्या आते हैं, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ वह तथ्य। प्रश्न पूछ लिया जाता है कंपटीशन के अंदर कि जो अपने रेगुलर देखते हैं चींटियाँ मधुमक्खियाँ किस गण से है, तो हाइमेनोप्टेरा गण से। इनमें लिंग निर्धारण का अनूठा तरीका पाया जाता है, इनमें कोई अलग ही तरीका पाया जाता है लिंग निर्धारण का, उसे क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, किसमें, जैसे मान लो अपने चींटियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं। अब आगे देखते हैं मधुमक्खियों में क्या है, इसमें रानी अंडे देती है। क्या देती है, रानी अंडे देती है। इसमें निषेचित अंडों से रानी व मादा कर्मी विकसित होता है। मान लो कोई रानी, मान लो मादा जानवर रानी है, उसमें से रानी है, इनमें निर्धारण क्या होता है मधुमक्खियों के अंदर, अगर रानी अंडे देती है, अगर मान लो अंडे का फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो गया तो मादा जानवर पैदा होगा। अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ तो कौन सा जानवर होगा, नर जानवर होगा। ये अनूठा तरीका है, जिसको क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिंग निर्धारण का हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम किस में पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि चींटी है, मधुमक्खी है, इनमें ये तरीका पाया जाता है। तो इसमें रानी अंडे देती है, इसमें निषेचित अंडों से रानी व मादा कर्मी विकसित होता है, दो द्विगुणित होता है। ठीक है, जो अगर निषेचन होने के बाद में जो बनेगा वो तो डिप्लॉइड होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, अकेला अगर कोई है, जैसे मान लो अंडाणु है, अकेला शुक्राणु है, तो वो अपने आप में अगुणित है। और द्विगुणित कब होंगे, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे और युग्मनज बनेगा। तो अब जो युग्मनज बना है जाइकोट, वो द्विगुणित है। अकेला शुक्राणु और ओवा है वो द्विगुणित नहीं होते। तो मादा कर्मी किससे विकसित होगा, मधुमक्खियों में रानी अंडा देती है, और अगर वो निषेचित हो गया, उसका निषेचन हो गया तो वो मादा जानवर पैदा होगा। अगर निषेचित नहीं हुआ तो क्या होगा, नर जानवर, नर मधुमक्खी पैदा होगी। जैसे जबकि अनिषेचित अंडों से नर विकसित होते हैं जो अगुणित होते हैं। जो अनिषेचित है इसका मतलब जो अंडा है, अंडाणु है और जो शुक्राणु है उनका मिलान नहीं हुआ, इसका मतलब वो अलग अलग है, तो वो अगुणित हैं। मादा निषेचित द्विगुणित अंडे युग्मक से विकसित होती है। मादा किससे होती है, जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे तभी मादा जानवर पैदा होगा। और अगर उनका निषेचन नहीं हुआ तो कौन सा होगा, नर पैदा होगा। इसमें गुणसूत्रों के 2 सेट पाए जाते हैं। अब प्रश्न आ गया नया ही, मधुमक्खियों में गुणसूत्रों के कितने पाए जाते हैं, 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें, मादा में, मधुमक्खियों के अंदर जो मादा है उसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार अनिषेचित जो अपने अगुणित जो नर बनेगा उसमें कितने पाए जाते हैं, 16। क्यों, क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसका निषेचन नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो रानी है, ये जो मादा है मधुमक्खियों के अंदर, उनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 32, और नर के अंदर पाए जाते हैं 16। क्यों, क्योंकि वो अगुणित है, उसका निषेचन नहीं हुआ, अनिषेचित है। ठीक है, इस प्रकार लैंगिक जनन द्वारा केवल मादा उत्पन्न होती है। इस कहानी से संबंधित जीन के मल्टीपल एलील होना है। अगर यह जीन विषमयुग्मजी अवस्था है होती है तो मादा होती है। अब देखो क्या कह रहे हैं, आपको समझाते हैं। अगर मान लो विषमयुग्मजी क्या है, अगर विषमयुग्मजी अवस्था होती है तो कौन सा जानवर बनता है, इसके अंदर मादा जानवर बनता है। अगुणित अवस्था में कभी भी विषमयुग्मित नहीं होता। अगर मान लो कोई कंडीशन अगुणित होगी तो वो विषमयुग्मजी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जब मिला ही नहीं, दूसरे अंडाणु अलग पड़ा है, शुक्राणु अलग है, जब वो मिला ही नहीं तो द्विगुणित नहीं होगा। द्विगुणित नहीं होगा तो विषमयुग्मजी नहीं होगा। विषमयुग्मजी कंडीशन कब बनेगी, जब मादा जानवर है, मादा जानवर होगा तो विषमयुग्मजी अवस्था बनेगी। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं, देखियो ये अपने बात करते हैं मादा नर मादा की, अपने मनुष्य के अंदर, सॉरी मादा की, और ये नर है। तो ये मादा XX गुणसूत्र रहता है मनुष्य में, यहाँ पे नर में XY गुणसूत्र होता है। तो मादा कब बनेगा, जब इसमें देखो ये स्मॉल XX मिलेगा और XY मिलेगा तो क्या बनेगा, नर बनेगा। अगर यह जीन विषमयुग्मजी अवस्था में होती है तो मादा होती है। स्पष्ट है कि अगुणित अवस्था में कभी भी विषमयुग्मित नहीं हो सकती। ये अपने बात करते हैं इसकी मधुमक्खियों के अंदर। ठीक है, अगर मनुष्य की बात की जाए तो जब XX गुणसूत्र मिलेगा तो वो तो क्या है, समयुग्मजी अवस्था है, तो वहाँ पे मादा है। अपने आगे पढ़ेंगे अलग अलग तरीके हैं
अलग अलग जीन है, अलग अलग गुणसूत्र है, वो अपने डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मादा अगर मधुमक्खियों की बात की जाए तो अगर विषम युग्मजीय अवस्था होगी तो वहाँ पर कौन सा बनेगा, मादा बनेगा। और अगर वहाँ पे विषम युग्मजीय अवस्था नहीं हुई, अगुणित है, तो वहाँ पर क्या होगा, नर बनेगा। अब अपने बात करते हैं, पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका कि प्राणियों में लिंग निर्धारण संबंधित लैंगिक जीन्स विशिष्ट गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं। आपको पता ही है गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं, ठीक है, और जीन के विभिन्न लक्षण या गुण हैं वो एलील कहलाते हैं। तो वो जो अपने बात कर रहे हैं अभी लिंग है वो भी विभिन्न गुणसूत्रों पर है, जो लैंगिक जीन है वो विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं और उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इस आधार पर प्राणियों में लिंग निर्धारण, अब देखो अपने बात करते हैं विभिन्न तरीके, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग लिंग निर्धारण के तरीके। अब अपने डिटेल से आगे पढ़ेंगे भी अलग अलग जानवरों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले दे रखा है XX और XO सिस्टम। क्या, XX और XO सिस्टम। जैसे मान लो वही जानवर है, उसमें तो XX गुणसूत्र है और दूसरे के अंदर है X और O गुणसूत्र। जब इनमें निषेचन होगा तो आगे इनका लिंग निर्धारण होगा। तो देखो इसमें मादा में X गुणसूत्रों का जोड़ा है, मादा है, ये मादा है, इसमें X गुणसूत्रों का जोड़ा है, और जो नर है उसमें क्या है, X और O गुणसूत्रों का जोड़ा है। यह किस में पाया जाता है, कीटों की विभिन्न प्रजातियों में पाया जाता है और इसे क्या कहते हैं, प्रोटेनोर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेनोर सिस्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोटेनोर सिस्टम कहते हैं। अब अपने मनुष्य में बात करें तो यहाँ पे X किसी में वो थोड़ी होता है, यहाँ पे तो वही होता है, लेकिन ये किस में पाया जाता है, कुछ कीटों में पाया जाता है, कीटों की प्रजातियों में पाया जाता है और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रोटेनोर सिस्टम कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कंपटीशन में, ये XX गुणसूत्र देखकर इसका XO गुणसूत्र को क्या कहते हैं, जब इनकी वजह से संकरण कराया जाता है तो इसे प्रोटेनोर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है XXXY सिस्टम। अब आपको पता है कि XX और XY सिस्टम किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है अपने मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो मनुष्य पढ़ते हैं आगे। इसमें मादा में X गुणसूत्रों का जोड़ा पाया जाता है, आपको पता है ये जो मादा है इसमें X गुणसूत्रों का जोड़ा पाया जाता है। सबसे पहले अपनी बात करते हैं जो मनुष्य है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। कितने होते हैं, 46, और उसको लिखते हैं अपने 22 + XX। मादा को क्या लिखते हैं, 22 + XX, ठीक है। ये 22 क्या है, 22 का मतलब 22 जोड़े हैं, वो तो है ऑटोसोम कायिक गुणसूत्र, जो किसका निर्माण करते हैं, शरीर कायिक यानी देह का निर्माण करते हैं। और जो XX जो बच गया एक जोड़ा, वो किसका निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो इसको इस हिसाब से लिखा जाता है। तो अब अपने बात करते हैं XX और XY सिस्टम की। तो ये पूछ लिया जाए ये XX और XY सिस्टम निम्न में से किस में लिंग निर्धारण का तरीका है, तो आपका आंसर होगा मनुष्य में, ठीक है। इसमें मादा में X गुणसूत्रों का जोड़ा, नर में XY गुणसूत्रों का जोड़ा पाया जाता है। यह तरीका किस में पाया जाता है, स्तनधारियों और फलमक्खी ड्रोसोफिला में पाया जाता है। एक तो स्तनधारी प्राणियों में और एक फलमक्खी ड्रोसोफिला में XX और XY सिस्टम में पाया जाता है। अब देखते हैं इनमें विशिष्ट गुणसूत्रों की उपस्थिति से लिंग निर्धारण होता है। देखो विशिष्ट गुणसूत्र हैं ये 22 ये तो ऑटोसोमल है, ये 44, लेकिन ये विशिष्ट गुणसूत्र हैं जो किसका निर्धारण करेंगे, लिंग का निर्धारण करेंगे। ये देखो विशिष्ट गुणसूत्र हैं जो किसका निर्धारण करेंगे, लिंग का निर्धारण करेंगे। जो विशिष्ट लिंग, इनमें नर में XY 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, आपको बताइए नर में क्या है, X और Y 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है मनुष्य में या स्तनधारियों में जो लिंग निर्धारण, नर में लिंग निर्धारण कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो वहाँ पे जोड़ी का नाम आ गया तो अपने एक जोड़ी बोलेंगे, जोड़ी का मतलब आ गया तो एक जोड़ी। और अगर पूछ लिया जाए कितने, तो X और Y, या सीधा वो XY ऑप्शन में देख के पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जिसके कारण नर प्राणी में 2 तरह के अगुणित युग्मक या शुक्राणु बनते हैं। अब ये क्या है, ये गैमिट्स हैं, X अलग गैमिट है, Y अलग गैमिट है। इसी तरह से ये जो XX है ये अलग अलग गैमिट्स हैं। क्या है, गैमिट्स है, यानी कि युग्मक है, और ये अपने आप में अगुणित होते हैं। ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और ये जब द्विगुणित कब होंगे, जब ये दूसरे के साथ मिलेंगे। तो ये क्या है, मादा में भी 2 युग्मक है और नर में भी 2 युग्मक है, यानी कि गैमिट्स है। इसी कारण इन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। किसको कहते हैं विषम युग्मजी, नर वाले को, क्योंकि ये तो समयुग्मजी है,
ये तो समयुग्मजी है, ये देखो ये तो समयुग्मजी है और ये है विषमयुग्मजी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग गैमेट्स बनते हैं। अब बात आती है विषमयुग्मजी की। तो विषमयुग्मजी क्या है? जब नर के अंदर अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसे क्या है, वो अवस्था क्या है, विषमयुग्मजी है, हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगस। अब बात करते हैं मादा में। मादा में XX लिंग गुणसूत्र होता है। जोड़ा बोले तो एक जोड़ी, अगर सीधा पूछ लिया जाए तो XX गुणसूत्र होते हैं, जिसके कारण मादा प्राणी में केवल एक ही तरह के अगुणित युग्मक बनते हैं और जिनको और उसको क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। नर में कितने बन रहे थे युग्मक? 2। कौन कौन से? X और Y। मादा में XX है तो इसका मतलब एक ही अगुणित युग्मक बनेगा। तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि जो मादा प्राणी है उसके अंदर कितने युग्मक बनते हैं लिंग निर्धारण के दौरान? तो एक युग्मक बनता है, ठीक है। और जो नर के अंदर है उसके अंदर 2 युग्मक बनते हैं और उनका नाम है X और Y। मादा के अंदर XX, ठीक है। इस प्रकार स्तनधारी प्राणियों में नर विकसित होने के लिए Y गुणसूत्र की जरूरत है। अब आप बताओ भी अगर नर प्राणी का निर्धारण करना है तो किस गुणसूत्र या किस युग्मक की जरूरत होगी? Y की, ठीक है। तो अब इनके अंदर जब निषेचन होता है या तो देखो कैसे निषेचन होता है, ये XX है, ये XY है, तो इनका जो अपने क्रॉस करवाते हैं तो ये लाइनें बनाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं सीधा सा तरीका बताता हूँ आपको, सरल तरीका। पहले वाला X है उसका इन दोनों के साथ गुणा करो तो ये बन गया XX XY। अब बच गया दूसरा X, इसका इन दोनों के साथ गुणा करो तो XX XY बन गई। इस तरह से टोटल ये जो संभावना बढ़ती है 50% बढ़ती है। पहले से अगर मिलान हुआ तो क्या बन गया कि अगर XX हुआ तो मादा, XY हुआ तो नर, अगर ये X इधर मिला तो फिर हो गया। तो कहने का मतलब है संभावना कितनी होती है नर व मादा में? 50-50 का मतलब है 50% चांस होते हैं भी नर और 50% चांस होते हैं भी मादा। जब अपने नर और मादा जानवरों का क्रॉस करवाते हैं तो जो आगे अगली पीढ़ी में संभावना होती है वो कितनी होती है? 50-50% होती है। अब बात करते हैं अपने लिंग निर्धारण के अंदर जो Y गुणसूत्र की जरूरत होती है। और Y गुणसूत्र पर एक विशिष्ट जीन पाई जाती है, उसे SRY जीन पाई जाती है जो प्राणियों का विकास करती है। ये इंपॉर्टेंट है। SRY जीन किस गुणसूत्र पर पाई जाती है? तो वो अपना आंसर होगा Y गुणसूत्र पर। एक अपने पढ़ा था पीछे बार का है, वो किस गुणसूत्र पर पाई जाती है? X गुणसूत्र पर पाई जाती है। मादा जानवरों में पाई जाती है जो मादा का लिंग निर्धारण में सहायक होती है। उसी प्रकार अगर प्रश्न पूछ लिया जाए SRY जो जीन है किस गुणसूत्र पर पाई जाती है तो अपना आंसर होगा Y गुणसूत्र। नेक्स्ट अगर अपने सिस्टम पढ़ते हैं, देखो ये सिस्टम अलग अलग है, बहुत से जीव जंतु है जिनमें अलग अलग है, लेकिन स्तनधारियों और प्राणियों और फलमक्खी है जो ड्रोसोफिला, उसमें जो सिस्टम पाया जाता है वो पाया जाता है XX XY सिस्टम। और अपने कुछ से पहले पढ़ा था XX XO सिस्टम जो कीटों की विभिन्न प्रजातियों में पाया जाता है। अब अपने पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ZZ और ZW सिस्टम। ZZ और ZW सिस्टम। देखो ZZ और ZW सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो ये ZZ सिस्टम है इसको ये मादा है, मादा प्राणी है और ये अवस्था कौन सी है? समयुग्मजी है। और ZW ये है विषमयुग्मजी। विषम का मतलब होता है अलग अलग, युग्म का मतलब है जोड़ा। जब अलग अलग युग्मक का जोड़ा है वो है विषमयुग्मजी। तो ये देखते हैं सिस्टम किस में पाया जाता है। यह X और XY सिस्टम से विपरीत उल्टा है। ये उल्टा है क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो अपने XX लिया था वो मादा का लिया था, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है। यहाँ पे जो ZZ है वो नर का लेंगे। किसका लेंगे? नर प्राणियों में होता है। और ZW किस में होता है? मादा प्राणियों में होता है। तो ये थोड़ा उल्टा है, उसका थोड़ा ध्यान में रखना है। इसमें मादा में एक Z गुणसूत्र व एक W गुणसूत्र पाया जाता है। मादा में क्या पाया जाता है? एक Z है और एक W है। ये किसमें है? मादा में है, ठीक है। और ये नर में है जिसमें ZZ है। तो अब एक बात बताओ, वहाँ पे तो अपने पढ़ा था मनुष्य में विषमयुग्मजी अवस्था होती है, वो किस में होती है? नर में होती है। लेकिन यहाँ पे विषमयुग्मजी अवस्था किस में है? मादा में है। जबकि नर में 2 Z गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह तरीका पक्षियों, तितलियों व सांपों में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? पक्षी और सांपों में। प्रश्न पूछ लिया जाए ZZ व ZW जो सिस्टम है का में किस में पाया जाता है, या ZZ और ZW में लिंग निर्धारण का तरीका किस में पाया जाता है? तो ये अपना आंसर होगा सांपों में या पक्षियों में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। या ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है
भी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें मादा है वो क्या है, विषम युग्मजीय अवस्था में पाई जाती है लिंग निर्धारण के दौरान। तो भी अपने आंसर होगा अपना भी जो ZZZW सिस्टम। इसमें ZZ यानी कि नर व मादा होती है और Z नर समयुग्मजीय है, ZW मादा समयुग्मजीय। ये आपको बार बार बताया गया, ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, पक्षियों और सांपों में पाया जाता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, ये पढ़ भी आ चुके हैं, सम युग्मजीय। सम का मतलब समान, युग्मजीय का मतलब जोड़ा। सम समान, युग्मजीय मतलब जोड़ा, यानी कि कोई भी लक्षण है या गुण है जिनके जो युग्मक है अगर वो समान होंगे तो समयुग्मजीय हैं, अगर वह असमान होंगे तो विषम युग्मजीय है। इसमें क्या कह रहे हैं, होमोगैमिट्स, गैमिट्स युग्मक की बात कर रहे हैं। उस नर व मादा को कहते हैं जो एक ही प्रकार के या एक समान के अगुणित युग्मकों से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं, एक ही प्रकार के युग्मकों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें समयुग्मजीय कहते हैं। नेक्स्ट है विषम युग्मजीय। विषम युग्मजीय उस नर व मादा को कहते हैं जो दो विभिन्न प्रकार के अगुणित युग्मकों से उत्पन्न होते हैं। अगुणित युग्मक, ये शब्द आपको याद रखना है। अगुणित युग्मक का मतलब है जो आगे जिसका विभाजन नहीं हो सकता, जो अपने आप में अगुणित है। गुणित का मतलब होता है गुणा। गुणा कैसे पढ़ते हैं अपने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि डबल हो रहा है। उसी प्रकार से अगुणित, अगुणित का मतलब है भी वो आगे डबल नहीं हो रहा या उसका आगे विभाजन नहीं हो रहा। तो विषम युग्मजीय उस नर व मादा को कहते हैं जिसमें असमान अगुणित युग्मक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, असमान अगुणित युग्मक पाए जाते हैं। और समयुग्मजीय उस नर व मादा को कहते हैं जिसमें समान युग्मक अगुणित युग्मक पाए जाते हैं। तो आज इतना ही, बाकी जो बचा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।